हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। आज हम जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे और एक एक पॉइंट करके देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बात हो रही है सेकंड सेमेस्टर का और किसका है सिलेबस जो है वो जूलॉजी का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइटल जो दिख रही है वो क्या लिखा हुआ है, बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। हम उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आप लोगों के पास होगा। तो बायोकेमिस्ट्री दो बातें इसमें पढ़ना है, एक बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है, दूसरा किसके बारे में स्टडी करना है, फिजियोलॉजी के। फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी ऑफ मैमल्स, और बोले तो फिजियोलॉजी ऑफ मैमल्स का मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना। वही जो बच्चा पढ़ा होगा उसको 11th क्लास की जो बुक थी उसमें फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया था। तो हम एक एक चीज़ें करके डिस्कस करेंगे कि कैसे किस तरह से आपको स्टडी करना है और क्या क्या आपके सिलेबस में है, ठीक है। टोटल जो मार्क्स है, ये एक पेपर होगा 75 मार्क्स का, 25 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है इंटरनल, आपको पता है, और 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन होता है वो रिटर्न होता है। ये सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। अगर हम बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत ना। अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। बायो का मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स आप समझ ही रहे हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटम से मिलकर के एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनता है। तो बायोमोलिक्यूल लिखा है मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं। हमें पता है कि एनर्जी के लिए हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो C6H12O6 ग्लूकोज अल्टीमेटली, चाहे ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से मिले, चाहे ग्लूकोज जो है हमको प्रोटीन से मिले, चाहे ग्लूकोज फैट से मिले, अल्टीमेटली जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल में ज़रा हम एक स्टेप्स और देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, हमको एनर्जी मिलेगा। फैट से हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। प्रोटीन से हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। लेकिन इन सब का वजह है, रीज़न है कि कब फैट डिजॉल्व होगा, कब कार्बोहाइड्रेट डिजॉल्व होगा, कब प्रोटीन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और साथ साथ में हमको इनसे क्या इनका इम्पोर्टेंस है हमारे सर्वाइवल में, हमारे जीवित रहने में, हमें एनर्जी का। जैसे मोनोसेक्राइड, ऐसी शुगर जिसमें मोनोसेक्राइड या सिंगल हो। फिर डाइसेक्राइड में डबल बॉन्ड, मतलब डबल कार्बन का जो संख्या है वो 2 से लेकर 10 तक शायद, या 2 से 9 तक ऐसा है मोनोसेक्राइड। फिर पॉलीसेक्राइड्स, इनको देखेंगे। फिर ग्लाइकोकंजुगेट्स देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स में आप देखेंगे सैचुरेटेड लिपिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड, इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। फास्फोलिपिड्स देखेंगे और इनका यूजेस का है, कब हम कैसे फैट्स होंगे जिनको हम सैचुरेटेड बोलेंगे, कैसे होंगे जिनको अनसैचुरेटेड। जैसे आपके सैचुरेटेड में घी आ गया और अनसैचुरेटेड में ऑयल्स। तो इन सब का हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब क्या करेंगे, जो टीचर क्लास लेगा वो डिस्कस करेगा। स्ट्रक्चर में देखो, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, एक्सटर्नल एंड नॉन एक्सटर्नल अल्फा अमीनो एसिड्स, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स, सिंपल एंड कंजुगेट प्रोटीन्स, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने प्रोटीन्स का देखा होगा। इन सारे स्ट्रक्चर्स का भी चर्चा होगा, और साथ साथ में क्या होगा कि इनका स्ट्रक्चर्स कैसा है और इनका हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन या इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट है ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट्स आप देख पा रहे होंगे एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, एंजाइम्स का एक्शन क्या होगा और हम एंजाइम्स कैसे रेगुलेट करता है। सबसे पहले एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और क्लासिफिकेशन कैसे एंजाइम का किया गया है, कितने टाइप्स के एंजाइम्स हैं, को फैक्टर, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, आइसो एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काइनेटिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के बनने में अफेक्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ माइकेलिस इक्वेशन, इनका भी इक्वेशन है जो Km कब बढ़ेगा कब घटेगा, V मैक्स कब होगा, इसका ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ बनाया होगा लिख करके, K मैक्सिमम, V मैक्सिमम। इसके बाद एलोस्टेरिक एंजाइम, देयर काइनेटिक्स, रेगुलेशन एंड एक्शन। मतलब कुल मिला जुला करके आप कहेंगे सर कहना क्या चाहते हैं, वो यही बात है कि एंजाइम एक्शन
एंड रेगुलेशन में हमें पता है कि हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रीट्स होती हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। इसीलिए देखो बायोमोलिकुल्स और डाइजेस्टिव मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी एक साथ दिया गया क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम का सिक्रीशन देखो सिस्टमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर वगैरह है तब, अगर इन सब का ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होता है तो एंजाइम डी नेचर हो जाती है या डीएक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए ठंडी ज़्यादा पड़ेगी या गर्मी तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम सी फील होती है, महसूस होती है। सबसे बेस्ट जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हम कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम सिस्टमेटिकली रिलीज हो जाता है, ठीक है। उससे कम टेम्परेचर होता है तो डी नेचर या एंजाइम रिलीज होने में दिक्कत होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इन एंजाइम्स का एक्शन क्या है और रिलीज मैकेनिज्म, जितना ज़रूरत है उतना रिलीज होगा, किस तरह से एक्शन करता है, ये सब है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे इतनी बातें। नाउ नेक्स्ट थर्ड यूनिट जरा देखेंगे। थर्ड यूनिट लिखा हुआ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मतलब जो मेटाबॉलिज्म में जैसे फूड मटेरियल्स का टूटना और एनर्जी का बनना ही क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट टूट करके हमको एनर्जी दे रहा है, किस तरह से लिपिड टूट करके एनर्जी दे रहा है। लिपिड देखो नहीं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट 60% 55 to 60% जो वर्क है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हम चलता है। जैसे पर्स का पैसा वैसे कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जैसे हमारे अंदर स्टोर रहता है, अगर हम भोजन नहीं ले पाते हैं, फूड न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, तब ब्रेक डाउन लिपिड होता है। लिपिड इज जस्ट लाइक द स्टोरिंग ऑफ मनी इन द बैंक। बैंक में जैसे पैसा हम स्टोर किए हैं, रखे हैं, जब ज़रूरत पड़े निकालें, उसी तरह से थोड़ा सा लिपिड टूटता है तो हमको ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन लिपिड टूटेगा कब? लिपिड टूटेगा तब जब कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और फॉस्फेट पेंटोज पाथवे क्या है? ये सब देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी हमको मिलती है इन पाथवे से होकर के। ग्लाइकोजिनोलाइसिस टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना और एनर्जी मिलना। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज का या ग्लाइकोजन का बनना। नेसिस वर्ड का मतलब फॉर्मेशन। इसी तरह से लिपिड्स का कैसे बायोसिंथेसिस और पाल्मिटिक एसिड जो है एक फैट है, ठीक है। केटोजेनेसिस के हिसाब से कैसे किस तरह से फैट, इन सब दोनों प्रोसेस से होकर के फैट कैसे टूटेगा और एनर्जी हमको देगा। C6H12O6 का कैसे फॉर्मेशन हो रहा ताकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि देखो डाइजेशन इसलिए होता है, इन सब मॉलिक्यूल इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। सिंपलेस्ट वे में ब्रेक डाउन होंगे तभी वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। इसलिए इन सब का टूटना, जिसको टूटता है तभी एब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरह से यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इवन एंड ऑड नंबर वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना जैसे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, इन सब का 5 कार्बन का, इसके बाद 6 कार्बन का स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। और वहाँ पे इवन ऑड कार्बन, जैसे 1 कार्बन नंबर या 3 है, ये ऑड हो गया, 5 है, इवन का 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो ये कार्बन नंबर के हिसाब से हम देखेंगे और स्ट्रक्चर से देखेंगे कि कैसे चीज़ें टूट रही है, कैसे ग्लूकोज टूट करके मिल रहा है, कैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज टूट जा रहा है, लैक्टोज कैसे टूट रहा है, इन सब को टूट करके किस तरह से हमको एनर्जी मिल रही है। फोर्थ यूनिट देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे टूटेगी और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे टूटेगा। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड कैसे होगा, उसके लिए ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस है, डी एमिनेशन प्रोसेस है, यूरिया साइकिल है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स के बारे में देखेंगे और रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चेन। माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चेन देखेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हम देखेंगे और इसका कैसे कंट्रोलिंग है। तो मतलब ये कहने का मतलब जैसे तुम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा होगा, एटीपी का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वो सारी चीज़ें भी यूनिट 4 में देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से 5th यूनिट से चीज़ें अलग का मतलब है कि 5th यूनिट से थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा। ये देखिए एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक में भी ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसमें दोनों एक से एक साथ कर दिए, लेकिन आपको सेपरेट ही पढ़ना बेहतरीन पड़ेगा। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ये ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम,
या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो डाइजेशन पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ेंगे आप दूसरा चैप्टर आप जो पढ़ेंगे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पायरेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से 6 यूनिट में आप सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, इसने एक ही में मर्ज कर दिया हुआ है, जितना हिसाब से मर्ज कर देता है उतना जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं सब चैप्टर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी तरह से आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और सारी ग्लैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम कहने का मतलब कंकाल तंत्र वगैरह या स्केलेटन मसल्स, इन सब के बारे में देखेंगे। नाउ ये तो थी 1 से लेकर 8 यूनिट, और 5th से लेकर के 8th यूनिट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ज़रा देखेंगे इसमें क्या क्या है भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। पूरा एलिमेंट्री कैनाल का माउथ से लेकर के एनस तक उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन। तो मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ है, फंक्शन क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ना है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, लीवर से क्या सिक्रीट हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूसेस क्या सिक्रीट करके क्या कर रहे हैं, फिर वो कैसे ड्यूोडेनम से होकर के जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किस तरह से मिक्सिंग कर करके डाइजेशन के एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड मतलब कि मैकेनिकल का मतलब जैसे हम फिजिकली उसको डाइजेशन करते हैं, जैसे दांत से चबाना, फिर इंटेस्टाइन उसको ब्रेक करती, स्मॉल की वॉल, स्टमक की वॉल्स, ये सब जो है मैकेनिकल प्रोसेस, हाथ से रोटी तोड़ना। केमिकल डाइजेशन में केमिकल जूसेस सिक्रीट्स होता है, जैसे इंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशन होना, पैनक्रियाटिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का, ये सब केमिकल। तो बायोकेमिकल या मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल जूसेस कह सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, लिपिड्स का कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोटीन्स का, फिर वाटर का, मिनरल का, विटामिन्स का, इन सब का कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, किस तरह से होगा, ये सब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। या जिसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा है और किस तरह से इसका फॉर्मेशन है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो आप चैप्टर इंक्लूड करेंगे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, किस तरह से रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग कैसे हो रहा है, और इसके साथ साथ में रिस्पायरेशन है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये इज नोन एज रिस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज रिस्पायरेशन। इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब एयर कैसे हमारे अंदर एंट्री कर रही है, हमारा लंग्स कैसे पंप करता है, कैसे एयर्स को बाहर निकाल रहा है, कैसे एयर्स को एंट्री करा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सटर्नल, इंटरनल, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सब चीज़ें। कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किस तरह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो रहा है, ब्लड रिस्पायरेटरी पिगमेंट डिसोसिएशन कर्व में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये जो है सिग्मॉइड जो एस शेप का बहुत बच्चे जान रहे होंगे, जो ऐसे करके जाता हुआ है, एस शेप में आता है। तो इन सब चीज़ों के हम बारे में, और कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेटरी, कौन सा ब्रेन का पार्ट्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, मेडुला का या किसका। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें, रिस्पायरेशन में। तो ये एक चैप्टर डाइजेशन हो गया, एक चैप्टर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट पर आप हम पहुँचेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बोलें तो हमारा हार्ट आ जाता है बच्चा, और दूसरा आ जाता है ब्लड वेसल्स। पूरा बॉडी हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, दियर फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म, और ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ओलाज्मा भी देखेंगे। इसके बाद हेमियोस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड कैसे क्लॉट होगा, आरबी, ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप, ए बी, बी, ओ, ये सब, आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव, आरएच निगेटिव, ABO और MN, इन सब के बारे में देखेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन हार्ट, हार्ट को बनाएंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे और हार्ट का चारों के चारों चैम्बर के बारे में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ किस तरह से ब्लड प्योर से इम्प्योर और इम्प्योर से प्योर किस तरह से। कार्डियक साइकिल जानेंगे, कार्डियक आउटपुट मतलब 72 धड़कता जो है उसको करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आप लोगों को पता है, ईसीजी जिसको बोलते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे आता है, तो उसको देखेंगे कि वो कैसे कार्डियोग्राफ से हमको क्या आइडिया लग पा रही है। नाउ नेक्स्ट हम जब बात करेंगे ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, बीपी जो है वो कैसे कंट्रोल करेंगे और क्यों बढ़ती क्यों घटती है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, तो अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गए हैं, तो यहाँ पर ये वाली यूनिट एक ही लिया जबकि इतना कम नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा किडनी का पढ़ना है और इसका मैकेनिज्म कैसे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और किडनी कैसे बनी है, इन सब में पूरा पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक टाइम टेकिंग चैप्टर्स है, एक लाइन जिसने लिख दिया उतने एक लाइन में ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं अगले यूनिट पर हम पहुँचें तो हम अगली यूनिट देख पा रहे हो नर्वस सिस्टम, यूनिट 7 जो है वो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का, ब्रेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, नर्व्स का फंक्शन क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, प्रोपागेशन किस तरह से नर्व्स न्यूरॉन्स के फाइबर्स इंफॉर्मेशन ले जाते हैं लाते हैं, टाइप्स ऑफ सिनेप्स को देखेंगे। तो इतना तो ये है कि मतलब एएनएस और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में देखेंगे और साथ साथ में ब्रेन का कंट्रोलिंग, सेंसिंग, ये सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से ब्रेन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, फोर ब्रेन, हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब स्टडी करेंगे इसमें। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इंडोक्राइनोलॉजी, इसमें हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड्स, एक एक ग्लैंड्स का एक्शन देखेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे, ठीक है, कि ये ग्लैंड्स किस तरह से एक्शन करती है, किस तरह से कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, और हार्मोन किस तरह से सिक्रीट होता है और किस तरह से ये एक्शन करता है और हार्मोन कैसे बना हुआ है, ठीक है, हार्मोन किस चीज़ से बना है। नेक्स्ट आप यूनिट 8 देख पा रहे होंगे, यूनिट 8 में जो है वो मस्कुलर सिस्टम है, हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स का, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स का, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ कंट्रैक्शन, किस तरह से हमारे बोन्स को, हम हाथ को अप डाउन करते हैं, कंट्रैक्शन कैसे होता है मसल्स का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, मोटर मसल्स क्या हैं, स्विच मसल्स क्या हैं, समेशन एंड टेटनस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से स्केलेटन सिस्टम एंड मसल्स के बारे में इस तरह से इसको स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगा मस्कुलर सिस्टम। तो हम सब मिला करके ये कह सकते हैं कि एक जो एक में दो लिखा है ना 5th यूनिट से, दो नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर, रिस्पायरेटरी सिस्टम दूसरा चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर एक है, तीसरा है, चौथा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है। इन लोगों को एक लाइन लिख देने से नहीं कुछ होगा। फिर नर्वस सिस्टम में पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी में पूरा एक एक का एक्शन देखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कैसे बनी, कहाँ है सिचुएटेड और उसका फंक्शन क्या है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी जो कि सिलेबस डिस्कस हमने किया। तो हम समझ पा रहे हो कि आप एक एक चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तब हमसे कोई पूछेगा कि कैसे, तो आप फिजियोलॉजिकली, ह्यूमन फिजियोलॉजिकली एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हैं और थोड़ा सा डिटेल कर देंगे, तो उतना अगर आप पूरी तरह से रिकवर कर ले रहे हैं तो ठीक है। और इधर के जो स्ट्रक्चर्स है बायोमोलिक्यूल्स का, तो इसमें तो कुछ केमिस्ट्री टाइप का भी स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के यूनिट्स थोड़ा टफ आपको लगेंगे, लेकिन उधर वाले यूनिट्स जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक होगा तो उसको थोड़ा ईजी पड़ेगा। बट ये है कि सिलेबस जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता, लगातार पढ़ेंगे तभी ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि आपके पास सब मिला जुला के 3-3.5 महीने का टाइम रहता है, जिसमें इतने टॉपिक्स ख़त्म करना है और इनको तैयार भी करना है। अब यहाँ पर जैसे लिख देता है 60, कभी आप नोटिस करेंगे इतना इजी नहीं है 60 लेक्चर। ऑरली लेक्चर थोड़ा उन्होंने अटेंड करना है 60 लेक्चर, अगर लिख करके सही से पढ़ेंगे तो टाइम टेकन हो जाता है, ठीक है। इतना जल्दी नहीं, लगातार मेहनत करेंगे तब जा कर के चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। हम समझ पा रहे होंगे कि आज सिलेबस का डिस्कस किया, आप समझ पा रहे होंगे सिलेबस के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज़ वॉचिंग द वीडियो। और अगर किसी को पढ़ना है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो कंसल्ट हमसे कर सकता है, ठीक है। और अपने भी सिलेबस को देखिए, बाकी अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। कई दिन से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, तो इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे सिलेबस।
हम समझ पा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना। हमने कई बार बोला है कि बार बार सिलेबस को देखिए, बार बार सिलेबस को देखिए, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि कैसे तैयार करना है और कैसे पढ़ना है। सडनली एक बार से नहीं हो पाता है, ठीक है। उसको समझिए, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, फिर हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।